हेलो एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्नल स्टडी की हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट की मैं टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। टॉपिक वाइज का मतलब ये हो गया कि किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और पार्ट वाइज का मतलब हो गया कि आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं ये पुराने साल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में देखे जा रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF दे रखी है, आप PDF को वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसको उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक गलत छपा हुआ है, किसको उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ये होता है यूरेनियम 235। क्या होता है? यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम होता क्या है? तो यूरेनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है या सब्सटेंस होता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम U35 का प्रयोग किया जाता है। इन विस्फोटक पदार्थों पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन बनते हैं। किस प्रकार से न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, नए जो न्यूट्रॉन बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, हम आगे की इमेज पर देख करके समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक न्यूट्रॉन है, ये जा करके क्या कर रहा है, इस नए जो यूरेनियम पर जाकर के बॉम्बिंग कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और ये क्या होता है कि विखंडित होकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और इससे नए न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नए न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, जो अगले स्टेप में जो यूरेनियम है उन पर जाकर के फिर से बॉम्बिंग करेगा। उन पर जाकर जब फिर से बॉम्बिंग करेगा तो फिर से इनका विखंडन होगा, फिर से विखंडन होगा तो फिर से जो है न्यूट्रॉन का निर्माण होगा, ये न्यूट्रॉन बन जाएंगे, उत्पन्न होंगे। तो इस पूरी जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्यों नाभिकीय विखंडन? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस परमाणु के नाभिक का विखंडन हो रहा है, यानी टूट रहा है। अब बात करते हैं, ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि इसका क्या करते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो जो परमाणु बम होता है उसमें इसकी जब प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, तो परमाणु बम का यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जो इसका आविष्कार हुआ था 1945 में हुआ था, और इस बम का सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका ने, यानी USA अमेरिका ने। और किस पर किया था? जापान पर किया था। किस पर किया था? जापान पर किया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी करके दो जो नगर हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया था विश्व युद्ध के दौरान। तब जाकर के अमेरिका ने जापान को घुटनों पर लाया था और जापान ने जो है उस युद्ध से अपने आप को पीछे खींच लिया था। तो इस प्रकार से ये पहला आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय विखंडन होता क्या है, किस प्रकार से जो हम न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारी पानी की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, भारी पानी की खोज की थी ऑप्शन डी, यूरे ने। किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूरे, और इन्होंने 1931 में यानी 1931 में इस भारी जल की खोज की थी। अब बात करते हैं, जल तो आपने सुना था, यानी जो वाटर, जल का मतलब क्या हो गया? वाटर। वाटर का आप जानते हैं सूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु, और यानी हाइड्रोजन के दो अणु और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक, इस प्रकार से मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारी जल, तो भारी जल का जो फार्मूला होता है वो D2O होता है, H2O नहीं, D2O, और इसे हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये भारी पानी क्या करता है? तो भारी पानी क्या करता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है या परमाणु रिएक्टर होता है,
उस पर जो न्यूट्रॉनों की जो न्यूट्रॉनों को मंद करने काम करता है, यानी उन्हें धीमे करने का काम करता है। तो न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और पहला जो भारत का जल संयंत्र था वो पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में एक जगह है नांगल, वहाँ पर 1962 में, कब, 1962 में इसका इस्तेमाल किया गया था, या पहली बार ये 1962 में कार्यरत हुआ था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है। तो लुब्रिकेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम जो है वो चिकनाई के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? चिकनाई के लिए। और लुब्रिकेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पानी से बना, एक होता है पानी से बना, एक होता है आपका तेल से बना, पानी से बना, एक होता है तेल से बना, एक होता है जो आपका सिलिकॉन से बना, सिलिकॉन से बना, और एक जो होता है वो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक होता है। तो इस प्रकार से जो लुब्रिकेंट होता है आपको समझ में आया कि 4 प्रकार के होते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? चिकनाई करने के लिए प्रयोग होता है। अब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। यानी भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? यह कार्बन का शुद्धतम स्थायी अतृप्त रूप है। ये क्या होता है? कार्बन का एक स्थायी रूप है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो हीरा होता है, हीरा कार्बन का एक प्योर रूप होता है, इसी प्रकार से ग्रेफाइट भी एक प्योर रूप होता है, जो है शुद्ध रूप होता है कार्बन का। अब बात करते हैं ग्रेफाइट में और हीरे में क्या अंतर होता है। तो हीरा क्या होता है? विद्युत के लिए कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। कुचालक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या हीट आगे बढ़ ना पाए उसको जो है वो कुचालक, यानी इस पर चल ना सके उसे कुचालक बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। इसके अलावा जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है, यानी इससे जो है वो ये सुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है और हीट भी इससे प्रोड्यूस मतलब जो है बढ़ सकती है अगर सुचालक रूप में ये ग्रेफाइट काम आता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, काम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक्स किरणों में। एक्स किरणों में क्या होता है? काम्पटन प्रभाव होता है। एसी कॉम्पटन ने, किसने? एसी कॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो प्रकीर्णित होने पर जो एक्स रेज होती हैं, जो एक्स रेज या जो एक्स किरणें होती हैं, इनकी आवृत्ति बदल जाती है। और जिसके लिए एसी कॉम्पटन को 1928 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कॉम्पटन प्रभाव किसके निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो एक्स किरणों में, ये इसके मतलब एक्स किरणों के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ऑप्शन ए 1.6726 इंटू 10 की पावर -24, 10 की पावर -24 ग्राम। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी जिन साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। और कब की थी? 1919 में की थी। इस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होते हैं 1.10 की पावर माइनस कूलाम, 10 की पावर -19 कूलाम जो है के बराबर धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतना मैंने आपको बता दिया। और ये क्या होता है कि स्टेबल कण होता है या यह एक स्थायी कण होता है। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिससे आप और समझ सकेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, ये क्या होता है? प्रोटॉन की बात मैं कर रहा था, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इस पूरी जो फिगर को हम समझ लेंगे तो जिससे ये क्वेश्चन हमें और अच्छे से समझ में आएगा और इससे रिलेटेड 1-2 बातें हमें और इसकी जानकारी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर क्या हम देखते हैं
कि ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। फिर से इसे हम बता देते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो ये पार्ट है, ये क्या है, इस पार्ट में आपको न्यूट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं और इस पार्ट में आपको प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के जो पार्ट पूरा बन रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के आपका न्यूक्लियस बन रहा है। ये जो कि ये क्या है, ये नाभिक है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नाभिक। और जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं इन पर अगर आवेश की या इन पर किस प्रकार का साइन होता है। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है, जैसे आपने देखा ये केंद्र है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ये केंद्र बना होता है और इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्र। और ये बाहर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं साइन की, तो जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव होता है। अब P फॉर प्रोटॉन और P फॉर प्लस, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर प्लस। इसके अलावा N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर क्या होता है, नो चार्ज। N फॉर क्या होता है, नो चार्ज। यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, इस पूरे जो परमाणु में ये बाहर क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस प्रकार से इस पर जो साइन होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का साइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। उसे कहते हैं जलयोजन या उदकन। जलयोजन या उदकन। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ में मिलता है तो उसे जलयोजन कहते हैं, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी। तो इनका नाम है ऑप्शन बी, चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक ने की थी। अब यहाँ पर हम इसको, जब भी मैं आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात बताता हूँ तो एक फॉर्मूला है जिसे आप समझ करके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इसे याद रख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जब भी मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कभी भी, तो इस फॉर्मूले को मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, इसे आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। बात करते हैं ई से, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और इसकी खोज की थी टी फॉर थॉमसन करके थे। अब बात करते हैं पी, तो पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर बताया था। और न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जैसा इस प्रश्न में आंसर है चैडविक, तो चा फॉर चैडविक। किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब बात करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, आवेशहीन होता है। यानी इस पर N फॉर नो चार्ज होता है। क्या होता है, इस पर N फॉर नो चार्ज होता है। और जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी 1932 में। ये परमाणु के साथ, जो ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में या न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनता है किसी भी परमाणु का। इसका जो द्रव्यमान होता है, तो इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है या जो द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। और इनका जीवन काल होता है 17 मिनट का। कितना होता है, 17 मिनट का। यहाँ पर ये बात आपको नई जानकारी मिली है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रवृत्ति को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन
एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। क्या करता है? उसे छोड़ देता है या त्याग कर देता है। और उच्च विद्युत अवस्था या निम्न विद्युत अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। मैंने आपको बताया क्या होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं Na क्या है, Na। तो Na में क्या आप देखते हैं, Na क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्या करता है, छोड़ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक, तो जिंक क्या है, जिंक में 2+ होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2e होते हैं, यानी 2- के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे मैं इन सभी चैप्टर्स को और अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपको अगर कुछ यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। बस यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो शेयर होगा वो हमें मोटिवेट करेगा, आपका जो लाइक होगा वो हमें मोटिवेट करेगा। और ये फ्री वीडियोस हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तो जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी की मदद हो पा रही है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जैसा कि आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, 9वां प्रश्न है, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 NaS2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो इसे हम बोलते हैं, ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर, यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन बोलते हैं। अब ऑक्सीकरण क्या होता है मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसमें और डिटेल में जानते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं ये PH3, तो इस PH3 को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं PH3 को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फॉस्फाइन। क्या बोलते हैं? फॉस्फाइन। बात करते हैं NaH2PO2, ये क्या होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या बोलते हैं इसे? Na को बोलते हैं सोडियम, तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इतना आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फास्फोरस, इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कास्टिक सोडा क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। ये क्या होता है? सफ़ेद एक पाउडर होता है, और जो फास्फोरस और कास्टिक सोडा से जब आपस में क्रिया होती है तो फॉस्फाइन और आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण हो जाता है, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया। ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे मैं आपको थोड़ी सी एक इमेज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि जो कास्टिक सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaOH। ये होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है? ये होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला। इसके अलावा जो PH3 है, मैंने आपको बताया वो फॉस्फाइन होता है। और ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में जब इस कास्टिक सोडा को और फास्फोरस को जब मिलाते हैं तो PH3 और NaS2PO2 का निर्माण होता है। यहाँ पर और देखें, यहाँ आप देख रहे हैं ये फास्फोरस है। फास्फोरस में आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15, इसका सिंबल होता है P, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आगे चल के कुछ वीडियोस में मैं टॉपिक वाइज आपको बताता रहूँगा। और ये क्या है 30.974 इसका एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर इसको आप याद रखेंगे, और इसका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं कि फास्फोरस तो आपने देख लिया, अब यहाँ पर बात कर, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि जब कास्टिक सोडा और फास्फोरस की क्रिया होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्फोरस को हम बोलते हैं P4। क्या बोलते हैं? P4। और इसकी जब क्रिया कर रहे हैं हम NaOH क्या होता है मैंने आपको बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। और इसमें जब हम 3H2O 3 जो है जो पानी के कण मिला देते हैं, और इसे जब हम हीट करते हैं, इसे क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं, इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ पर आप इसके नीचे की प्रक्रिया, यहाँ के आगे की प्रक्रिया आप यहाँ पर देखेंगे। इसे जब हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है PH3।
यानी फॉस्फाइन मिलता है, और हमें मिलता है 3NaH2PO2, ये हमें मिलता है। और इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में पी का अपचयन हो रहा है और ओ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और जो अपचयन क्या होता है, मैं आपको जब टॉपिक वाइज बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रक्रिया में हमने फास्फोरस के साथ में कास्टिक सोडा को मिलाया और इसे गर्म किया, तो गर्म करने पर हमें ये अभिक्रिया निकल करके, जैसा कि इसमें आंसर है, वो मिल जा रहा है। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो PH3NaH2PO2 देता है, और इस जो अभिक्रिया हम बोलते हैं, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण और अपचयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। जैसा इस प्रश्न का ऑप्शन बी है, यहाँ पर गलत छपा हुआ है, इसे बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? इसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप मैंने आपको बताया था कि जो हीरा होता है, क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक में गमन करते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का गुड कंडक्टर होता है, और ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि इलेक्ट्रोड के रूप में, तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक, यानी ग्रेफाइट का जो शुष्क स्नेहक का मतलब जो होता है ड्राई लुब्रिकेंट, क्या बोलते हैं इसको? ड्राई लुब्रिकेंट बोलते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन का अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम लुब्रिकेंट है, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। और हीरा क्या है? विद्युत व ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प में प्रतिक्रिया करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जमा होती है। किसकी परत जमी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली सी परत जमा होती है, जिससे क्या होता है, जो ठंडे पानी से प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि गर्म करने पर वाष्प से इसकी प्रतिक्रिया होती है। किससे प्रतिक्रिया होती है? इसकी वाष्प से प्रतिक्रिया हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी को दूधिया बनाता है। इसका जो इसे हम बोलते हैं CO2। तो CO2 गैस चूना पानी को दूधिया कर देता है। जब CO2 गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो पहले CaCO3 जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कि CO2 गैस के अधिक में विलेयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार चूने के पानी को दूधिया रंग समाप्त हो जाता है। आगे इसकी और इक्वेशन को अगर हम देख लें तो इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो CaCO3 है, जो आपका CaCO3 है और प्लस CO2, तो ये क्या करता है, इसके साथ हम वाटर मिलाते हैं H2O, तो इससे क्या हो जाता है, इसके आगे यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है एक सेकेंड, यहाँ से इसे लिखा नहीं, Ca ब्रैकेट में HCO3 होल ब्रैकेट 2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? इस फार्मूले को बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये हो जाता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम जो CO2 गैस के अधिक में जो विलेयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जो परिवर्तित हो जाता है, इसी तरह से चूने के पानी का दूधिया रंग समाप्त हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है?
तो एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो OH है, ये जो OH है ये अल्कोहल का इस यानी जहाँ पर OH लगा हो वहाँ पर अल्कोहल आता है। क्या आता है? अल्कोहल। मैंने आपको वो जो आवर्त सारणी में मैंने पूरी सारी चीज़ें आपको बताई हुई है पिछली वीडियोस में। केमिस्ट्री की जो पिछले जो टॉपिक वाइज मैंने बताया, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो CH3OH का प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतल मिश्रण है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देख लिए जाते हैं कि कोई भी मेटल होता है और उसके मिक्सचर के बारे में, यानी उसके जो किस प्रकार से कौन कौन सी धातुएं या मेटल्स मिल करके बनी हुई हैं उसके बारे में आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो पीतल मिश्रण है, ऑप्शन डी जस्ता और तांबा का। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जस्ता प्लस तांबा। पीतल जस्ता को यानी जस्ता जो होता है उसे हम बोलते हैं Zn और जो तांबा होता है उसे हम बोलते हैं Cu। इसका उपयोग बर्तन मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बोलते हैं H2S। क्या बोलते हैं? H2S बोलते हैं। ये एक कलरलेस क्या होती है? ये एक कलरलेस यानी रंगहीन, ये क्या होती है? एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह अकार्बनिक गैस विषैली और ज्वलनशील होती है। कैसी होती है? विषैली और ज्वलनशील होती है। इसके बात करते हैं अगर फॉर्मूले किसके जो केमिकल जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया तो ये हो जाएगी H2SO4 प्लस H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हमने इसको रिएक्शन करवाया तो हमें मिल जाती है 2H2O यानी वाटर और प्लस SO2 मिल जाता है और मिल जाती है S। इस प्रकार से ये जो किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं और मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। टॉपिक वाइज जब मैं आपको बताऊंगा तो इन चीज़ों को और ज़्यादा बड़ा करके बता सकूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने जो दोस्त हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।